प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले यूनिट जिसका पहला चैप्टर था आपका, उसमें हम चर्चा कर रहे थे। पहला चैप्टर था आपका केमिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। उसमें हमने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा कर ली थी, परमाणु एवं आयनिक आकार की चर्चा कर ली थी, एवं ऑक्सीडेशन नंबर की हमने चर्चा कर ली थी। ऑक्सीकरण अवस्थाओं की हम चर्चा कर चुके थे। उसके बाद आपका अगला जो पॉइंट आता है वो है इनके चुंबकीय गुणधर्म। चुंबकीय गुणधर्म में देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं संक्रमण धातुएं मुख्यतः 3 प्रकार के चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है, जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, पर यहाँ एक बार उनको रिवाइज करना जरूरी है। नंबर 1 अनुचुंबकत्व, नंबर 2 प्रतिचुंबकत्व, नंबर 3 लोहा चुंबकत्व। यहाँ हम बात करते हैं प्रथम पॉइंट की, अनुचुंबकत्व। जब किसी पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है तो वह पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, और ऐसे तत्वों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, तथा पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। अतः एक अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसे हम डायग्राम से इस प्रकार दर्शा सकते हैं। बीच में रखा हुआ कोई पदार्थ है, इधर आपका चुंबक का नॉर्थ पोल है, ये एस पोल साउथ पोल है। यदि इनके दोनों के पोल के बीच में आपका पदार्थ रखा हुआ है तो इसकी जो बल रेखाएं हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाने वाली, उनको ये अपने में से गुजारने का प्रयास करता है, और ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपके अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन है आपका, कॉपर +1 के यौगिक प्रतिचुंबकीय होते हैं, जबकि कॉपर +2 वाले संकुल यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। देखो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में आपका जो है, पहले कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जो मैं निकालना बता चुका हूं आप लोगों को पहले। X - 2 = 0, X = 2, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या गया यहाँ पर? 2। अब कॉपर का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आर्गन 3d10 4s0। यदि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, -2 इलेक्ट्रॉन यदि निकल जाएं, तो आपका विन्यास क्या बचेगा? कॉपर +2। एक मिनट माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिए, 3d10 4s1 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो आपका यहाँ पर जो विन्यास बचेगा वो 3d9 बचेगा। एक इलेक्ट्रॉन S से निकलेगा और सेकंड इलेक्ट्रॉन आपका 3d9 से निकलेगा, राइट। इसके बाद देखो आप इसका D के जो 9 इलेक्ट्रॉन है, D उपकोष के 5 कक्षकों में हमने 9 इलेक्ट्रॉन को बारी बारी से भरा, 1 2 3 4 5, फिर पेयरिंग होती है 6 7 8 9। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो यहाँ देखिए आप, कॉपर +2 अवस्था 3d9 अवस्था में 3d9 विन्यास प्राप्त होता है, जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसी कारण से इसके संकुल अनुचुंबकीय होते हैं, जबकि कॉपर +1 के प्रति चुंबकीय, क्योंकि यदि एक इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो यहाँ पर D के 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और S का केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेगा। तो इसका आप कारण समझा सकते हो। अब इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है, वो है प्रति चुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकत्व। जब किसी पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं तथा सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयर्ड, सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? युग्मित।
जब सभी इलेक्ट्रॉन पेड होते हैं तथा यह पदार्थ प्रति चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं तो इन्हें प्रति चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है और पदार्थों के इस गुण को प्रति चुंबकत्व कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं वे पदार्थ प्रति चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और इनका ये गुण प्रति चुंबकत्व कहलाता है। जैसा कि देखो यहाँ चित्र में मैंने दर्शाया हुआ है आप लोगों के लिए, ये आपका कोई भी पदार्थ है और यह पदार्थ N पोल से S पोल की ओर जाने वाले चुंबकीय बल रेखाओं को अपने से दूर भेज रहे हैं, तो यह गुण इसका क्या कहलाएगा? प्रति चुंबकत्व। तो इस डायग्राम का नाम हम लिख सकते हैं नीचे, प्रति चुंबकीय पदार्थ द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं का प्रतिकर्षित होना अथवा पदार्थों का प्रति चुंबकीय व्यवहार। आगे हम बात करते हैं उदाहरण लेकर, जिंक ऑक्साइड का चुंबकीय व्यवहार बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिंक का परमाणु क्रमांक। देखो आपको एटॉमिक नंबर बहुत जगह काम आएगा, तो देखो सबसे पहले एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए आर्गन 3d10 जिंक का, जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3d10 तो यहाँ पर देखो डी में पूरे फुलफिल हैं, एस में पूरे फुलफिल हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रति चुंबकीय होगा क्योंकि डी उपकोष में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। जिंक ऑक्साइड के केंद्रीय धातु परमाणु के पास एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, अतः इसका व्यवहार प्रति चुंबकीय होगा या यह प्रति चुंबकीय व्यवहार व्यक्त करता है। अगला एग्जांपल आप देखो बेटा, यहां पर Cu2O का प्रति चुंबकीय व्यवहार बताओ या इसकी प्रकृति समझाओ। सबसे पहले हम कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो यहाँ Cu2O इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? कुछ इस प्रकार से होती है, देखो CuO इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर हम इसकी स्ट्रक्चर से पता कर सकते हैं कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर 1 आएगा क्योंकि ये बॉन्ड कितना बना रहा है? A। फिर भी हम फॉर्मूले से निकालते हैं, यहाँ पर देखो 2AX प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, 2x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2/2, ये 2 आपका इधर जाएगा +2 और इस 2 को बटे में भेजोगे तो आपका x इक्वल टू क्या आएगा? 1 आ जाएगा। देन हम बात करते हैं यहाँ कॉपर +1 की, तो कॉपर +1 का विन्यास क्या होगा? आर्गन 3d10 0। अब 3d10 में हम पूरे इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो यहाँ पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा नहीं बचा, इसी कारण से इसका व्यवहार हमेशा प्रति चुंबकीय व्यवहार होगा। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का चुंबकीय व्यवहार दर्शाइए, या आपसे पूछ लिया जाए कि जिंक ऑक्साइड या Cu2O का चुंबकीय प्रकृति को समझाइए, तो आप आराम से इसको समझा सकते हैं। तीसरा आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो है लोह चुंबकत्व। क्या है बेटा? लोह चुंबकत्व। देखो वे यौगिक जिनके परमाणु क्रमांक उच्च होते हैं तथा जिनका नाभिकीय आवेश भी उच्च होता है, ऐसे तत्व लोह चुंबकत्व दर्शाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम दे सकते हैं यहाँ आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है इत्यादि ऐसे पदार्थ हैं जो लोह चुंबकत्व दर्शाते हैं। नेक्स्ट आपका ऐसे तत्वों में नाभिक से प्रतिकर्षण अधिक होता है और परमाणु के मध्य में एक निश्चित दूरी बनी होती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन के मध्य युग्मन नहीं हो पाता है और सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं और पदार्थ प्रबल चुंबकीय गुण या प्रबल अनुचुंबकत्व दर्शाने लग जाता है। इस गुण को ही लोह चुंबकत्व कहते हैं अथवा इसे फेरी चुंबकत्व के नाम से भी जाना जाता है, फेरोमैग्नेटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें देखो सभी इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो सबकी पैरेलल हो जाती है, एक दिशा में ही हो जाती है। किसी पदार्थ
का चुंबकीय आघूर्ण निम्न सूत्र द्वारा परिकलित कर सकते हैं। तो देखिए आप यहां पर हम इस फॉर्मूले द्वारा इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति निकाल सकते हैं। यह है आपका म्यू बीएम, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या है इसकी नेट? बोर मैग्नेटॉन रूट एन कोष्टक एन प्लस 2। तो देखो यहां पर एन क्या है आपका? एन है आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो संख्या एन कहलाती है। अब यदि आपका म्यू की ओवरऑल वैल्यू 0 से अधिक आती है तो आपका पदार्थ क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। यदि आपकी म्यू की वैल्यू लेस देन 0 आती है या 0 आती है तो पदार्थ क्या होगा? प्रति चुंबकीय प्रवृत्ति का होगा। देखो यहां हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्रोमियम प्लस 3, टाइटेनियम प्लस 4, आयरन प्लस 2, वेनेडियम प्लस 3 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। तो इनमें से एक दो एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, बाकी आप स्वयं करना है इनको। देखो सबसे पहले हम क्रोमियम प्लस 3 का विन्यास ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, एग्जांपल है क्रोमियम प्लस 3 का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले हमें ये निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बाद में हमें याद होना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। तो देखो क्रोमियम का जो है एटॉमिक नंबर 24 होता है। इसका सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3d5 4s1। ये अपवाद है। यहां पर वैसे 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता उसका कारण भी आपको मैं बता चुका हूं पहले, क्योंकि यहां अर्धपूरित कक्षकों की स्टेबिलिटी के कारण इसका विन्यास 3d5 4s1 होता है। अब हम बात करें क्रोमियम प्लस 3 की, तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब जाके क्रोमियम आपका प्लस 3 में जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले 4s से निकलेगा, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? आपके d सब सेल से। तो देखो क्रोमियम 3 का विन्यास क्या हो जाएगा? आर्गन 3d3 4s0। तो 3d3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने अपने पास? ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब सूत्र आपका क्या था? अभी मैंने सूत्र बताया आपका म्यू बोर मैग्नेटॉन रूट एन प्लस 2। ठीक है, हम वैल्यू रख देते हैं। देखें म्यू बोर मैग्नेटॉन रूट 3 कोष्टक 3 प्लस 2। इसको सोल्व करेंगे 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। पहले अंदर वाला ब्रैकेट का सोल्व करेंगे, फिर बाहर वाला सोल्व करेंगे। अब 5 को 3 से गुणा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? वैल्यू क्या आएगी? रूट 15। और रूट 15 की वैल्यू आप निकाल सकते हो 3.87 के समथिंग आएगी। हम इसे 3.9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे 7 डिजिट आ रही है। इसको हम 3.9 में भी इसको लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है तो लिख दीजिएगा, नहीं पता है तो मैं आपको एक ट्रिक अभी बताऊंगा। इसके बाद आपका सेकंड एग्जांपल आप देख लो। सेकंड एग्जांपल है आपका आयरन प्लस 2 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। इसका सामान्य विन्यास 3d6 4s2 होता है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन से निकलेंगे? 4s के निकलने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बचेगा? Fe+2 का आर्गन 3d6 4s0। अब यहां पर 6 इलेक्ट्रॉनों को हमें डी सब सेल में भरना है। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा, पांचों में 1 2 3 4 5। छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पेड होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपने सूत्र के अनुसार आप यहां पर वैल्यू रखो। देखो रूट 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 है कितना हो गया? 6। और 6 इंटू 4 कितना हो गया? म्यू बोर मैग्नेटॉन रूट 24। और जब रूट 24 को आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 4.89। तो आपने एक चीज नोटिस करी
कि जितने आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर मान लो भाई इतने सारे रूट वैल्यू आप रट नहीं सकते हो, याद नहीं रख सकते हो, तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, पर उस ट्रिक का भी फायदा जब ही होगा जब आप एग्जैक्टली इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकोगे, और वो तब निकलेंगे जब आपको एटॉमिक नंबर याद हो उसका और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आता हो। अगर आपका मान लो अभी इस वाले केस में देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आए आपके 4, तो 4 के पीछे 0.8 का रेशियो आप जोड़ दो, सिंपल सी बात है। अब 8 के रेशियो में 8.2, 8.3, 8.5, 8.9 कुछ भी आप जोड़ सकते हो। ऊपर वाले केस में आप देख लो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके 3, तो ओवरऑल बोर मैग्नेट्रॉन कितना आएगा 3.87। तो जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके आते हैं उसके पीछे 0.8 का रेशियो जोड़ के आंसर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। किसी कंपटीशन एग्जाम में आपको इतनी जोड़ भागी गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस डायरेक्टली आपको फॉर्मूले से उसकी वैल्यू पता चल जाए कि इसके पास आउटर मोस्ट सेल में या केंद्रीय धातु परमाणु के सेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो कंप्लीटली आप क्रोमियम, टाइटेनियम +4, Fe+2 का मैंने समझा दिया है। वेनेडियम +3 का जो बाकी रिमेनिंग बचे हैं इनके मैग्नेटिक मोमेंट आप खुद निकालोगे, और निकालने के पश्चात जब आप इनको इनके आघूर्ण के बढ़ते हुए क्रम में जमाओगे तो इनका क्रम आएगा, सबसे कम जो है मैग्नेटिक मोमेंट आएगा टाइटेनियम +4 का, फिर इससे ज्यादा आएगा वेनेडियम +3 का, फिर क्रोमियम +3 का, और फाइनली Fe+2 का सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे अपने इस यूनिट में संक्रमण धातु संकुलों के रंग व स्पेक्ट्रम की हम चर्चा करेंगे।